हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जितनी भी आजादी के लिए नेशनल मूवमेंट्स हुई थी वो सभी। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें हमने डिटेल से कवर किया था जब भारत के अंदर यूरोपियन कंपनी व्यापार करने के लिए आती है और धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। उसी लेक्चर में मैंने आपको 1857 की क्रांति डिटेल से कवर करा दी थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बड़ा ही प्रीमियम है, ध्यान से देखिएगा। एक नोटबुक एक पेन लेकर बैठ जाइए, प्रॉपर डिटेल से नोट्स आपको मेंटेन करते हुए चलना है और पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें रिकैप करा देता हूं कि फिलहाल हम कहां पर हैं, हमने लास्ट लेक्चर में कहां पर छोड़ा था। मैंने आपको बताया था जब भारत के अंदर यूरोपियन कंपनी व्यापार करने के लिए आती है और धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर लेती है, स्पेशली अंग्रेजी कंपनी यानी कि जो ब्रिटिशर थे वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। 1857 की क्रांति से पहले कंपनी शासन लागू हो जाता है यानी कि कंपनियों की वहां पर सेनाएं बननी शुरू हो जाती है, कंपनी शासन चल रहा था। लेकिन 1857 की क्रांति का इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि उसके बाद गवर्नर जनरल को तो भारत के अंदर वायसराय कहा जाने लगा था और 1857 की क्रांति के बाद ही कंपनी शासन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और भारत के ऊपर पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन आ जाता है। यानी कि फिलहाल 1857 के बाद सिचुएशन ये है भारत की कि भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन है, पूरा वो रूल कर रहे हैं, पूरा शासन कर रहा है, जो कुछ वो कर सकता है। फिलहाल हम यहां पर हैं, ठीक है। अब देखिए सब सिचुएशन चल रही थी भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में सब कुछ चल रहा था। अब धीरे धीरे फ्रीडम फाइटर्स हमारे आगे आने लग गए क्योंकि जो किसान थे उनके ऊपर बुरी तरीके से अत्याचार हो रहा था। तो ये सोचा गया कि यार किसी तरीके से आजादी दिलाई जाए भारत को, आजादी नहीं तो कम से कम अपना स्वराज तो मिल ही सके, हमारे पास अपना संविधान हो, एक तरीके से दो सरकार भारत के अंदर रोल कर ले, वो भी हम झेल लेंगे कि एक तरफ भारत के जो लोग हैं उनकी सरकार चल रही है और एक तरफ ब्रिटिशर की सरकार चल रही है, ये भी इनको मंजूर था। उसी के बाद फ्रेंड्स पहली बार भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है और इस सन को याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एग्जैक्टली किस डेट पर हुई थी, कहां पर हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट है। तो यहां पर नीचे देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी एग्जैक्टली 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एओ होम्स थे जो कि ब्रिटिश सरकार के एक सचिव थे यानी कि एक अधिकारी थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ होम्स से। नेक्स्ट है इसकी जो स्थापना हुई थी वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुई थी जो कि उस टाइम पर बॉम्बे के अंदर था और व्योमेश चंद्र बैनर्जी उस टाइम पर इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रहेगा इतना। तो फ्रेंड्स फाइनली 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे नेता भी थे, डिफरेंट मेंटलिटी के, कुछ गर्म दिमाग के नेता थे, कुछ ठंडे दिमाग के नेता थे जो कि आंदोलन करके अपना हक चाहते थे, कुछ नेता ऐसे थे जो कि शांति से अपना हक की डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से। अब देखिए जो चीज मुझे आपको आगे बतानी चाहिए वो मैं आपको थोड़ा पहले ही बता देता हूं क्योंकि ये जो नेता है जिनके बारे में आपको बता रहा हूं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आंदोलन में आखिर तक आपका साथ निभाने वाले हैं। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आप 3 नेता देख रहे हैं, ठीक है, जो कि लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नेता हैं। अब देखिए फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं 1885 की क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। आगे हम जाएंगे 1906 में जहां पर एक मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, ठीक है, जिसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान होंगे। उस टाइम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं यानी कि 2 दलों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें से एक दल होता है गर्मपंथी दल या फिर उग्रवादी दल भी इसको बोला जाता है, जिसके हमारे नेता रहेंगे लाल बाल पाल। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गर्मपंथी दल के जो नेता हैं उनके नाम बताइए, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये थे। गर्मपंथी या उग्रवादियों से मतलब है ये जो सरकार से अपना हक मांग रहे थे वो आंदोलन करके अपना हक मांगते थे, ठीक है, इनको प्रार्थना पत्र या फिर रिक्वेस्ट करना नहीं आता था और इनको ये तरीका बिल्कुल व्यर्थ लगता था कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा, अंग्रेजों के
के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा। तो ये इसमें विश्वास रखते थे आंदोलन करने में। एक बन गया दल हमारा नरमपंथी दल यानी कि उदारवादी, ठीक है, जो नरम थे। उसके नेता कौन थे? दादाभाई नौरोजी, रनाडे, फिरोज शाह मेहता, गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये थे नरम दल के नेता यानी कि उदारवादी नेता। ये सरकार से जो अपना हक मांगते थे, अपनी स्वराज की डिमांड कर रहे थे, ठीक है, एक संविधान की डिमांड कर रहे थे। ये थोड़े नरम तरीके से करते थे, यानी कि प्रार्थना पत्र, एक प्रॉपर रिक्वेस्ट लेटर, दस्तावेजों के थ्रू ये रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी ऐसे ऐसे मांगे हैं, इन मांगे को मान लिया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा ऑफिशियल तरीका अपनाते थे, यानी कि ये आंदोलन वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये दो दल बट जाते हैं 1906 में और ये तीन नेता अलग निकल जाते हैं, गरम दल, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके जो नेता थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, गरमपंथी दल और नरमपंथी दल। ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि पहले मैंने आपको ये बताया ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब नेक्स्ट है, फिलहाल इस वाले पोर्शन को भूल जाइए, नीचे वाले पोर्शन पे हम जाते हैं क्योंकि 1900 की बात हो रही है और अभी हम 1800 में ही है। देखिए 1890 के आसपास की, 1893 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर ये आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा, यानी कि क्रांतिकारी उभरने लगे, स्वराज का नारा एक तरीके से लगना शुरू हो गया अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार से काफी सारे लोग परेशान हो चुके थे। महाराष्ट्र से एक तरीके से आंदोलन उठना शुरू हुआ। दो क्रांतिकारी महाराष्ट्र से उठे, जिसमें से एक का नाम था क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर। दामोदर हरि चापेकर, काफी सारे लोग इन आंदोलनों के बारे में जानते हैं 1905 के बाद, क्योंकि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। सोचते हैं कि उसी के बाद से स्वराज की मांग उठी थी और आंदोलन शुरू हुए थे, लेकिन आंदोलन एक तरीके से 1893 से शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि लोग यहीं परेशान हो चुके थे। जिसमें से दो भाई थे, एक तो थे दामोदर हरि चापेकर, एक थे क्रांतिकारी कृष्ण हरि चापेकर। ये दो भाई थे, ठीक है। इन्होंने मिलकर हिंदू धर्म संरक्षणी सभा का गठन किया, ठीक है। हिंदू धर्म के जो अधिकार है उनको संरक्षित करने के लिए एक सभा का गठन किया, जिसको बोला गया हिंदू धर्म संरक्षणी सभा, जिसका विरोध ब्रिटिश सरकार ने जमकर किया, क्योंकि पसंद नहीं आ रहा था। हिंदुओं के अंदर क्रांतिकारी भावना ये लोग जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके बाद थोड़ा आगे चले, 1893 से लेकर 1897 के बीच महाराष्ट्र के अंदर एक बीमारी फैल गई, प्लेग की बीमारी। वहां पर ब्रिटिश सरकार ने एक चाल खेली। वहां पर ब्रिटिश सरकार ने जो लोग थे भारत के, उनकी मदद ना करके, यानी कि राहत का काम ना करके, उनकी हेल्प ना करके, और भी दमन का काम किया, ठीक है। मतलब और भी सोचा लोगों को मरने दो, हेल्प की इन्हें जरूरत पड़ेगी, हमारी सहायता मांगने आएगी, हमारे सामने इनको झुकना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने यह काम किया, भारतीयों की मदद नहीं की प्लेग की बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो प्लेग के कमिश्नर आए हुए थे, डॉक्टर वगैरह आए हुए थे, लेफ्टिनेंट वगैरह आए हुए थे, इन दोनों भाइयों ने उनकी हत्या कर दी, ठीक है, उसकी। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को गुस्सा आया और उन्होंने इनको फांसी दे दी। 22 जून 1857 में इन दोनों भाइयों को, यानी कि चापेकर ब्रदर्स इनको बोला जाता है, इनको फांसी दे दी गई थी। जिसके बाद आंदोलन को चिंगारी मिल गई और लोग थोड़ा और गुस्से में आ गए। इसके ऊपर मैं आऊंगा, एक और बता देता हूं, ठीक है। महाराष्ट्र की बात चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर से आंदोलन शुरू हो गया। जैसे इनको फांसी दी गई, उन्हीं के साथ साथ वहां पर ये जो आप देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने भी आंदोलन को हवा दे दी। इन्होंने क्या किया, एक पत्र, मतलब मराठी का एक पत्र आता था, मराठी जैसे कि आज अखबार निकलते हैं, उसका नाम था केसरी। एक मराठी पत्र था केसरी, वो निकालना शुरू कर दिया, उसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया और उसमें आंदोलन की भावना के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जिससे जो युवा थे या फिर आंदोलनकारी थे उनको थोड़ा सा और बढ़ावा मिला, जिसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी ब्रिटिश सरकार। उसके बाद और बढ़ावा देते हुए, हिंदुओं को और बढ़ावा देते हुए क्या किया बाल गंगाधर तिलक जी ने, इन्होंने 1893 में गणेश महोत्सव महाराष्ट्र के अंदर मनाना शुरू कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है कि गणेश महोत्सव जो है वो किस नेता ने शुरू किया था, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव भी
इनके द्वारा ही, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ही शुरू किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो महोत्सव है दो, वो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ही शुरू किए गए थे, एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक और चीज, एक और इंसान थे, एक और क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर एक मतलब एक क्रांतिकारी उभरे थे महाराष्ट्र के अंदर से। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी या फिर ऐसे इंसान कह लीजिए, ऐसे आंदोलनकारी कह लीजिए भारत के अंदर, जो ब्रिटिश सरकार की संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और इनको देशभक्ति की भावना रखने के लिए निष्कासित कर दिया गया था कॉलेज या फिर शिक्षण संस्थान से। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर तो देशभक्ति थी, ये थे भारतीय, और इनको निष्कासित कर दिया गया था बीच में ही। और ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को मना कर दिया था, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करने का नारा लगा दिया था। इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वस्त्रों को जलाया था और होली में जला दिया था, यानी कि ठीक है, जिससे आंदोलन की भावना जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भड़क गई थी, पूरे देश के अंदर ही भड़क गई थी। जिसके बाद देखिए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार इन्होंने किया था, होली में जला दिए थे सभी विदेशी वस्त्र, और नारा लगाया था जोर से कि भाई विदेशी जो वस्तु हैं उनका बहिष्कार करो, तभी ये अंग्रेज लोग हैं शांति से बैठेंगे। इनके बाद, इसके विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यार ये तो बड़ा बवाल हो जाएगा, इन्होंने तो आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ऐसी थी, कोई भी आवाज उठाता तो तुरंत उसे दबा देते, क्योंकि भारत से उनका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि बिजनेस मिल रहा हो तो शासन कर रहे थे, सस्ते में मजदूर मिल रहे थे, उनके ऊपर राज कर रहे थे। तो क्या क्या विनायक दामोदर को इन्होंने काले पानी की सजा सुना दी, यानी कि सेलुलर जेल के अंदर भेज दिया। सेलुलर जेल अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखिए, ये सेलुलर जेल है, इनको इसमें भेजा गया। सेलुलर जेल को काला पानी की जेल भी बोला जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर अंग्रेजों ने बनाई थी। 1857 की जब क्रांति हुई, उससे घबराकर अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण शुरू करवा दिया था 1897 में, कि भाई ऐसी क्रांति कहीं दोबारा से उठ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसी क्रांतिकारी कोई भी उठता है भारत का, तो हम उसको तुरंत इस जेल में डालेंगे और किसी की भी आवाज बंद कर देंगे। तो 1857 में सेलुलर जेल का निर्माण शुरू हुआ। 1906 तक ये जेल बनके तैयार हो गई। इसमें बहुत सारी कोठरी हुआ करती थी, जिसमें 15 बाई की एक कोठरी का साइज हुआ करता था, और ये कहा जाता था कि ये इतनी भयंकर होती थी कि कुछ पूछे मत। मतलब यहां पर एक कैदी दूसरे कैदी के साथ मिल नहीं सकता था, बातचीत नहीं कर सकता था। एक कैदी एक जेल में यहां पर रहा करता था, और वहां पर बहुत ही भयंकर टॉर्चर किया जाता था इंसान को। तो इनको काले पानी की सजा सुनाई गई दामोदर सावरकर को, और काफी टाइम तक, काफी दिन तक इनको टॉर्चर भी किया गया काले पानी के अंदर। फिलहाल ये जो जेल है ये बंद है। जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत सरकार ने इस जेल को बिल्कुल बंद कर दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेलुलर जेल जो है वो कहां पर है? अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पर यह स्थित है, याद रखिएगा। सेलुलर जेल और काले पानी की जेल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मैंने आपको बोला था ना इस पे रुकने के लिए। अब देखिए, अब बात आती है 1900 की। अब सब कुछ चल रहा है, आंदोलनकारी भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं अपना, लेकिन बात आंदोलन तो उठता नजर आ ही रहा था, और अंग्रेज परेशान थे आंदोलनकारी भावनाओं से कि कहीं ऐसा ना हो ये हमें यहां से भगा ही दें। फिर क्या करता, बंगाल एक ऐसा हब था, ठीक है, कि जहां पर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी भावना होती, वहां पर बहुत सारे मुस्लिम भी थे और बहुत सारे वहां पर हिंदू भी थे। पहले क्या होता था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही प्रांत हुआ करता था। ठीक है, ये एक ही हुआ करता था। उस टाइम पर लॉर्ड कर्जन आए। लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फैसला हुआ था उस टाइम पर, और एक बहुत मतलब बड़ा वो माना जाता है इसको घोषणा इतिहास में। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की सरकार ने, ये कहकर बंगाल विभाजन की घोषणा की कि जो संविधान है वो प्रॉपर, मतलब हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे, प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, संविधान में सुधार लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है एक तरीके से, क्योंकि ब्रिटिश शासन था, शासन में सुधार लाने के लिए उन्होंने इसको अंजाम दिया, उनका कहना था। लेकिन असली मकसद उनका था कि जो क्रांतिकारी भावना उठ रही थी उसको दबाने के लिए, क्योंकि बंगाल के अंदर जो मुस्लिम और हिंदू थे उनके अंदर फूट डालने के लिए, उनको अलग करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए उन्होंने
बंगाल विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा कर दी जुलाई 1905 में। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 ये डेट है, 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली ये लागू हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया था। यानी कि एक हो गया हमारा यहां पर बंगाल, एक ईस्ट बंगाल हो गया, एक वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल और ये ईस्ट बंगाल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि किसने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पर हमने छोड़ा था। अब बात आती है मुस्लिम लीग की। 1906 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, 1906 की हम तरफ बढ़ेंगे जहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मुस्लिम लीग की स्थापना करता है उस टाइम पर ढाका के एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था नवाब सलीम उल्लाह खान। इन्होंने ही ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग बताया इस लीग के दौरान थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे वो दो दलों में बट गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। कौन से दल में कौन से नेता थे मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं, ठीक है। इस लीग का मकसद क्या था, इस लीग का कानून क्या था, इस लीग के तहत क्या हुआ था। इस लीग में जो मुस्लिम लीग एक संस्था बनी थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था जो भारतीय मुसलमान थे उनके अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना था और साथ ही भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था। मुस्लिम लीग के जो संविधान बना था वो कराची के अंदर 1907 में बना था और मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर के अंदर हुआ था। याद रहेगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान इसके संस्थापक थे। बात हुई हमारी 1906 मुस्लिम लीग के बारे में। उसी के जस्ट बाद एक एक्ट पास हुआ जिसको बोला गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 में इस रिफॉर्म को जारी किया गया। यह ब्रिटिश सरकार का एक तरीके से भारतीय के अंदर डिवाइड एंड रूल था, यानी कि हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने का इन्होंने एक रूल निकाला था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत इसमें क्या हुआ, मार्ले और एक लॉर्ड मिंटो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर मुसलमानों को टारगेट कर लिया, भारतीय मुसलमानों को। उनके लिए इन्होंने एक पृथक अलग निर्वाचन क्षेत्र चुन लिया, साथ ही इनको अलग से अधिकार प्रदान करने लग गए। इनके लिए अलग निर्वाचन मंडल बना दिया मुसलमानों के लिए। वो इसलिए बनाया ताकि भारत के हिंदू और मुसलमानों के अंदर फूट डाली जा सके। डिवाइड एंड रूल इन्होंने यहां पर लागू कर दिया था, जिसका जमकर बहिष्कार किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। सभी कांग्रेसी नेता ने इनका बहिष्कार किया था, लेकिन कुछ जो कांग्रेसी मुसलमान नेता थे उन्होंने भी बहिष्कार किया था, लेकिन जो एकदम कट्टर मुसलमान थे उन्होंने इसका समर्थन किया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर मार्ले मिंटो एक्ट। तो एक डिवाइड एंड रूल था, 1909 में इसको जारी किया गया था मार्ले और लॉर्ड मिंटो के तहत। क्लियर है, यहां तक समझ गए 1909 तक का। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलकर हमारी बात आती है 1909 हमने देखा, फिर ऐसा ही चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आंदोलन उठ रहे थे। बात आती है 1911 के बारे में। अब तक भारत की राजधानी कोलकाता चलती आ रही थी क्योंकि अंग्रेजों ने इसको लागू कर रखा था। दिल्ली दरबार की घोषणा हो जाती है कि भाई 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाएगा। इस दिन क्या होता है, दिल्ली के अंदर एक भव्य, एक बहुत बड़ा गेट बनाया जाता है, एक बहुत बड़ा दरबार बनाया जाता है, ठीक है। एक ऐसा दरबार की घोषणा की जाती है, दरबार का एक आयोजित किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के जो सम्राट जॉर्ज पंचम, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, और महारानी ब्रिटेन की मैरी, महारानी मैरी, इनके स्वागत में इस भव्य दरबार का आयोजन किया था। ये दोनों इस दरबार में आए और इन दोनों ने, जो लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन अनाउंसमेंट की थी, जो पार्टीशन किया था, बंगाल विभाजन किया था, उसको मतलब निष्कासित कर दिया। इन्होंने निष्कासित करने की घोषणा कर दी, उसको निलंबित करने की घोषणा कर दी, एकदम बर्खास्त करने की घोषणा कर दी कि जो बंगाल विभाजन है उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार के अंदर। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कहां पर किसने निष्कासित किया था बंगाल विभाजन, तो याद रखिएगा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, इन्होंने ही जो भारत की राजधानी कोलकाता थी उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। और दिल्ली राजधानी 1912 में, यानी कि ये प्रॉपर लागू होने में, दिल्ली राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने में लगभग 1912 तक पहुंच गया। इतना टाइम लग गया, 1912 में फाइनली दिल्ली भारत की कैपिटल बन गई, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है भाई होम रूल लीग।
होम्स रूल लीग, इसको याद रखिएगा। होम्स रूल लीग क्या होता है, यहां पर भी स्वराज यानी कि भारत के लिए अलग संविधान की मांग होती है। होम्स रूल लीग के तहत क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 की बात हो रही है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला होता है। एनी बेसेंट जो है वो ब्रिटेन गई हुई होती है, वहां पर देखा आयरलैंड ने ऑलरेडी होम्स रूल लागू कर रखा है, होम्स रूल लीग बना रखी है। उन्होंने एनी बेसेंट को भी सलाह दी कि भारत के अंदर तुम्हें होम्स रूल लीग की स्थापना करनी चाहिए, इससे क्या होगा, आंदोलन को थोड़ी और हवा मिलेगी और अंग्रेज इसके बारे में डेफिनेटली सुनेंगे और भारत को एक अलग संविधान मिल सकता है, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने लंदन के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर 1916 में, ठीक है, 1916 में होम्स रूल की स्थापना कर दी और वो आ गई भारत में। फिर एनी बेसेंट की मदद से 1916 में कर्नाटक के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक जी ने होम्स रूल लीग की स्थापना कर दी। कहां पर, कर्नाटक बेलगांव में। उनके बाद बाल गंगाधर तिलक की हेल्प से पहली बार मद्रास के अंदर एनी बेसेंट ने होम्स रूल लीग की स्थापना कर दी। होम्स रूल लीग के अंदर क्या होता था, स्वराज की इन्होंने यहां पर मांग उठाई थी, भारत के लिए अलग संविधान, भारत का एक संविधान की मांग इन्होंने यहीं से ही उठा दी थी। लेकिन ब्रिटिशर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिसके बाद नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि जो एनी बेसेंट है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब दिल्ली में घुसने से प्रतिबंध लगा दिया गया बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया तो बहुत सारे युवा क्रांतिकारी आगे उठकर आए, आंदोलन थोड़ा और बढ़ गया, जिसकी वजह से सरकार घबरा गई और इनके ऊपर से प्रतिबंध हटाना पड़ा और एनी बेसेंट को छोड़ना पड़ा। तो ये होम्स रूल था, जिसके बाद 1916-1700 के आसपास ये खत्म हो गया था। बस इसका इतना सा ही काम था, एक तरीके से इन्होंने आवाज उठाई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि होम्स रूल लीग की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने की भारत के अंदर। नेक्स्ट है भाई लखनऊ पैक्ट। एक लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, 1916 में हुआ था, या फिर इसको बोल देते हैं लखनऊ समझौता। ये किन किन के बीच में हुआ था, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग जो कि 1916 में हमने बनाई थी, नवाब सलीमुल्लाह खान इसके संस्थापक थे, इन दोनों के बीच में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको करवाया था, यानी कि इस लीग को बुलवाया था। इस लीग में क्या होता है, जो सांप्रदायिक यानी कि कम्युनल जो इलेक्शन है उसके ऊपर मतलब दोनों की सहमति हो गई थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, मार्ले मिंटो के तहत मुसलमानों को कुछ अलग अधिकार दिए गए, इनके अधिकारों की रक्षा करने की बात कही गई, इनको एक अलग निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई। लेकिन लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी ने बुलाया था, इन दोनों का एक तरीके से समझौता करा दिया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, जिनको अलग लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनके अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर, तो इनके अंदर लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें एक सांप्रदायिक यानी कि सबके लिए निर्वाचन मंडल की स्वीकृति ले ली, जहां पर कांग्रेस ने भी इसको मान लिया और मुस्लिम लीग ने भी इसको मान लिया कि हां एक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के हम भी हिस्सा हैं। क्लियर है। तो ये था भाई लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट है, अब देखिए 1916 मैंने आपको बताया, अब 1915 में हमारा गांधी युग हो जाता है स्टार्ट। अभी तक गांधी जी का आपने कोई भी रोल नहीं सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक जी का मैंने आपको बताया, मुस्लिम लीग वगैरह मैंने आपको बताया। अब आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। सिंपल सा है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। ये एक इंडियन लॉयर थे जिन्होंने अपने मतलब लॉ की पढ़ाई जो इन्होंने की थी वो ब्रिटेन के अंदर ही जाके की थी, ठीक है। गांधी ईरा हमारा यहां से शुरू हो रहा है, गुजरात के अंदर ये हमारा पोरबंदर पड़ता है जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ये महात्मा गांधी जी हैं अपनी वाइफ के साथ, इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरी बाई, साथ ही ये इनकी मदर आप देख रहे हैं जिनका नाम था पुतली बाई, साथ ही इनके आप फादर देख रहे हैं जिनका नाम था करमचंद गांधी, और गांधी जी का पूरा नाम महात्मा गांधी हो जाता है, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी इन्हीं की वजह से हो जाए, क्योंकि
क्योंकि करमचंद इनके पिता का नाम था। अब देखिए 6 सितंबर 1888 में गांधी जी की एज हो जाती है 18 और ये पोरबंदर को छोड़कर लंदन चले जाते हैं क्योंकि इनको अपनी लॉ की पढ़ाई करनी होती है। देखिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बीटेक हो गया, एमबी हो गया, एमसी हो गया, बीसीए, बहुत सारे बड़े बड़े पीएचडी वगैरह होते हैं। ये कोर्सेज ज्यादातर लोग बाहर करने के लिए जाते हैं, एमबीए वगैरह की अमेरिका में करेंगे, लंदन में करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, जाते हैं। लेकिन लॉ की एक लौती ऐसी पढ़ाई है जो कि अपने ही देश के अंदर हो सकती है। आप लॉ की पढ़ाई बाहर देश में नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई लॉ संविधान के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है और एक देश का एक ही संविधान, ऐसा तो है नहीं कि भारत का भी सेम संविधान है और अमेरिका का भी सेम संविधान है। तो उस टाइम पर तो भाई ब्रिटिश सरकार थी भारत के अंदर, तो इसीलिए महात्मा गांधी जी अपनी लॉ की पढ़ाई करने लंदन चले गए थे। तो जब तो ये चीज चल सकती थी, लेकिन अब ये नहीं चलेगी क्योंकि कानून, लॉ, संविधान एकदम अलग अलग है सभी देशों के। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, साउथ अफ्रीका के अंदर एक बार गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन आज इसी जगह पर पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है, ये नाम थोड़ा अजीब सा है, ये गांधी जी का यहां पर स्टेचू है। साउथ अफ्रीका के अंदर ये जगह पड़ती है पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है, यहां पर गांधी जी का एक स्टेचू है। तो भाई देखिए टाइम है, सब कुछ करा देता है। अप्रैल 1893 में गांधी जी की एज हो गई थी 23, जहां पर वो साउथ अफ्रीका गए थे पहली बार। उनका एक कजिन था जिनका नाम था अब्दुल्लाह, उनका केस के सिलसिले में ये साउथ अफ्रीका गए थे और यहां पर इन्होंने एक छोटा सा सत्याग्रह किया था, रंग भेद नीति वाला जो केस है, ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। वहां पर इन्होंने सत्याग्रह को सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया था। और भारत के अंदर पहला सत्याग्रह कब किया था इन्होंने, आपको पता है? 1917 में, चंपारण आगे आएगा शायद। महात्मा गांधी जी इंडिया आ गए 1915 में, ठीक है, लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, लॉ लंदन में किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका में अपनी बहुत सारी लाइफ इन्होंने मतलब काफी टाइम गुजारा और फिर 1915 में अपने देश भारत ये लौट गए। और भारत लौटते ही ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है गोपाल कृष्ण गोखले। इनको गोपाल कृष्ण गोखले यही है, इनको इन्होंने अपना गुरु, संवैधानिक गुरु मान लिया। ठीक है, गोपाल कृष्ण, बस ये लाइन याद रखिएगा। जैसे ही महात्मा गांधी जी भारत लौटे 1915 में, इन्होंने अपना संवैधानिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। ये इनके शिष्य बन गए, इनसे शिक्षा लेने लग गए। आपको पता है गुजरात अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है। ठीक है, ये आश्रम एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने करवाई? महात्मा गांधी जी ने ही करवाई थी। और महात्मा गांधी जी जब भारत के अंदर आए उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला हुआ था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश सरकार की काफी ज्यादा मदद महात्मा गांधी जी ने करी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को एक सम्मान दिया था, केसर-ए-हिंद। गारंटीडली एग्जाम में आएगा, महात्मा गांधी जी को एक सम्मान दिया केसर-ए-हिंद ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में काफी ज्यादा हेल्प की थी महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर की। लेकिन उन्हें क्या पता था ब्रिटिशर बहुत ही गद्दार लोग हैं, आगे जाके क्या कर सकते हैं उस टाइम के। ठीक है, अब देखिए गांधी जी भारत के अंदर आ गए थे, उनके बारे में चर्चा सुन ली थी, सभी लोग उनके बारे में जानते थे कि कितने खतरनाक एक तरीके से आंदोलनकारी होंगे। उस टाइम पर चंपारण में जो किसान थे, खेती कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे ब्रिटिशर। ठीक है, जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाया करते थे। लेकिन उनके किसानों के एक नेता थे बिहार चंपारण के अंदर, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। 1917 में ये गांधी जी के पास आते हैं। ठीक है, 1917 में गांधी जी के पास रामकुमार शुक्ला आते हैं और उनको अपनी परिस्थिति बताते हैं कि हमारे जो किसान हैं बिहार के अंदर चंपारण में बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम जो हैं वो अनाज उगाना चाहते हैं, लेकिन हमसे जबरदस्ती ब्रिटिशर जो है वो नील की खेती करवाते हैं और उससे कर वसूलते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसका हमसे लेते हैं। यानी कि अगर जमीन 1 बीघा जमीन है, इसमें केवल किसान अनाज उगा पाता था मुश्किल से, और इसमें सभी नील की खेती उनको करनी पड़ती थी ब्रिटिशर के कहने पर। तो इतने मजबूर थे, यानी कि अपना खाने पीने का भी गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए रामकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने पहले तो बहुत टाला कि यार नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे नहीं है, हो जाएगा, बहुत टाला। लेकिन रामकुमार शुक्ला जो थे वो इनके पीछे पड़ गए, ये चलते रहे, ये इनके पीछे आते गए, जहां तक गए उनके पीछे जाते गए। मजबूरी में, मजबूर होकर, परेशान होकर, ठीक है, थक के गांधी जी ने उनकी बात मान ली और उनसे वादा किया कि हाँ, मैं बिहार चंपारण के अंदर आ रहा हूं। ये नील की खेती इस तरीके से होती है, नील की खेती का मैंने एक इमेज यहां पर लगा दी। ठीक है, गांधी जी ने फैसला किया चंपारण में जाने का।
जब ये चंपारण में जाते, एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये जाते हैं, इनका स्वागत किया जाता है चंपारण के अंदर, बिहार के अंदर। वहीं पर इनकी जो मुलाकात होती है वो राजेंद्र प्रसाद से होती है, और चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद काफी ज्यादा हेल्प करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो भाई काफी कहा सुनी इसमें हुई, बिल्कुल भी सरकार ने नहीं मानी इनकी, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिचुएशन में गांधी जी को जेल के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद अदालत में गांधी जी की पेशी हुई, और अदालत के बाहर का ये सीन बताया जाता है चंपारण सत्याग्रह के टाइम पर कि इतने लोग बाहर हो गए थे। मजबूरी में गांधी जी की बात माननी पड़ी ब्रिटिश सरकार को, और अदालत ने गांधी जी और जितने भी खेती करने वाले किसान थे उनके हक में फैसला सुनाया गया। फाइनली सत्याग्रह यहां पर सफल हुआ था गांधी जी का। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहां किया? चंपारण में किया, जो कि बिहार में पड़ा। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। यहां पर क्या हुआ? गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है खेड़ा, वहां के जो किसान थे वो काफी ज्यादा मजबूर हो रहे थे, क्योंकि वहां की जो खेती थी वो नष्ट हो गई थी, ठीक है। और नष्ट होने के कारण भी, मतलब खराब होने के कारण, खेती खराब होने के कारण उनसे कर वसूला जा रहा था, ठीक है। और कर देने के लिए किसान बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे ब्रिटिश सरकार को। तो इसी वजह से गांधी जी को इनविटेशन भेजा गया। गांधी जी 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के लिए गए, गुजरात के अंदर गए, खेड़ा के अंदर गए, और किसानों की समस्या सुनी और इनकी समस्या सुलझाने की कोशिश करी। और ऑब्वियसली फिर से गांधी जी के हक में फैसला आया। फैसला क्या आया? जो लोग, यानी कि जो किसान कर देने के लिए सक्षम है, जिनकी फसल वगैरह हो रही है, अच्छी नष्ट नहीं हुई है, वो ही केवल कर दे, उनसे ही केवल कर वसूला जाए। बाकी जो किसान ऐसे हैं जिनकी फसल खराब हो गई है किसी कारण की वजह से, उनसे कर ना लिया जाए। ये बात सरकार ने मान ली गांधी जी की, और ये भी सत्याग्रह सफलतापूर्वक हुआ गांधी जी का। उसके बाद एक और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है महात्मा गांधी जी द्वारा 1918 में। यहां पर क्या होता है? अहमदाबाद में जो कपड़ा मिल होता है, वहां पर जो मिल के मालिक होते हैं और मिल के मजदूर होते हैं, उनके बीच में झड़प हो जाती है, यानी कि कहासुनी हो जाती है। बिकॉज उस टाइम पर एक बीमारी चल जाती है, प्लेग की बीमारी। उस टाइम पर प्लेग की बीमारी का बहुत ही क्रेज था, 3-4 साल में घूम फिर के बार बार आ जाती थी। प्लेग की बीमारी की वजह से जो मजदूर थे मिल के, उन्होंने मांग की थी मिल मालिकों से कि हमारी जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए, या फिर हमें प्लेग बोनस दिया जाए। इसी वजह से मिल मालिक उनकी मांग नहीं मान रहे थे। फिर गांधी जी ने पहली बार यहां पर भूख हड़ताल की, ठीक है, अमरण अनशन गांधी जी ने यहां पर मिल मजदूरों के साथ किया, और यह भी सफल रहा। इसके बाद मिल मालिकों को गांधी जी की बात माननी पड़ी, और गांधी जी के बाद मिल मालिकों ने मजदूरों का 35% वेतन बढ़ा दिया था, ठीक है। तो यहां भी सफलतापूर्वक गांधी जी ने पहली बार यहां पर अनशन किया था। याद रखिएगा 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था, और यह सफल रहा था क्योंकि गांधी जी ने 35% वेतन में वृद्धि करवा दी थी मिल मजदूरों की। नेक्स्ट है, तो भाई ये गांधी जी के बारे में थोड़े से इनिशियल फैक्ट थे। जब 1915 में गांधी जी भारत के अंदर आते, अब जो प्रॉपर आंदोलन चल रहा था आजादी लेने के लिए, संविधान बनवाने के लिए, अलग संविधान की, स्वराज की मांग चल रही थी, उसमें गांधी जी शामिल होंगे, क्योंकि आगे जवाहरलाल नेहरू जी आएंगे और भी काफी सारे आएंगे, ठीक है। उनको सलाह देते गांधी जी नजर आएंगे, वहां पर लीड करते हुए, नेतृत्व करते हुए शामिल दिखेंगे। भाई रोलेक्ट एक्ट 1919 एक ऐसा टाइम था जहां पर क्रांतिकारी भावना भारत के अंदर पूरी तरीके से कोने कोने में भड़क चुकी थी। आंदोलनकारी आजादी लेने के लिए निकल चुके थे, युवाओं के भी अंदर जबरदस्त रोष था। तो उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 में एक कानून जारी कर दिया जिसको बोला गया रोलेक्ट एक्ट। इसको हिंदी में भारतीयों ने काला कानून भी कहा हुआ है। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, किसी को भी किसी भी टाइम बिना किसी कोई रीजन दिए गिरफ्तार किया जा सकता था, कितने भी लंबे टाइम के लिए, और उसकी ना ही कोई सुनवाई होती थी, ना ही कोई वकील था, ना ही कोई दलील था, मतलब दलील थी उसकी। किसी को भी किसी भी टाइम किसी भी बिना रीजन के गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, कभी भी। रोलेक्ट एक्ट ये था। ये क्यों किया गया? क्रांतिकारी भावनाओं को दबाने के लिए, ठीक है। अगर कोई लगा कि हाँ ये क्रांतिकारी भावना उभर सकती है इसकी वजह से, तो उसको उठा लिया बिना कोई रीजन से कि इसको क्यों उठाया, इसको क्यों गिरफ्तार किया। तो ये था रोलेक्ट एक्ट, जो कि 18 मार्च 1919 में जारी किया गया, जिसको काला कानून भी भारतीयों द्वारा बोला गया। 1918 में रोलेक्ट एक्ट हुआ।
उसके बाद बात आती है 1919 की। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बहुत ही फेमस है, हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये जलियांवाला बाग सिचुएशन जो बनी, ये क्यों बनी, ये हुआ क्यों? देखिए, एक पंजाब के बहुत ही फेमस नेता जो कि एक शेफुद्दीन केचुले और डॉक्टर सत्यापाल, इनको गिरफ्तार किया हुआ था। इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि जो रोलेक्ट एक्ट कानून पास हुआ था उसके विरोध में जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे ये दोनों नेता, शेफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों कर लिया गया, मैंने आपको बता दिया। अब जलियांवाला बाग यानी कि अमृतसर के अंदर एक बहुत बड़ी महासभा, एक तरीके से महापंचायत कह सकते हैं, वो हो रही थी इनको रिहा कराने के लिए। ठीक है, इनके संबंध में, इन दोनों नेताओं के संबंध में ये हो रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने ऑर्डर दे दिया एक तरीके से। उस टाइम पर जनरल डायर थे, जिनको जनरल ओ डायर बोला जाता था, उन्होंने अपनी फौज के साथ बिना किसी चेतावनी के पूरी महासभा के ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और फौज ने धड़ाधड़ गोली चलानी शुरू कर दी और लगभग 20,000 लोग उस महासभा में शामिल थे, जिसमें से 1,000 लोगों की मौत हो गई और लगभग 3,000 लोग वहां पर बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। तो ये बहुत भयंकर एक हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग, जो कि पड़ता है कहां पर? अमृतसर के अंदर पड़ता है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हंटर समिति से रिलेटेड। एक हंटर समिति बनाई गई थी 19 अक्टूबर 1919 में। यह समिति क्या थी? यह समिति जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, हंटर समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा यार, इतने अच्छे से कौन बताएगा आपको। नेक्स्ट है भाई, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को शुरू हुई थी और 1922 को ये समाप्त हो गई थी। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग्य आंदोलन। इसका एक तरीके से सीधा सीधा मतलब था कि हम जो अंग्रेजी सरकार है उसका सहयोग नहीं करेंगे, हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी आंदोलन के तहत जो ब्रिटिश सरकार की वस्तुएं थी, उनके द्वारा बनाए गए वस्त्र थे, विदेशी हर एक चीज का बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट रही थी। बहुत सारे जो क्रांतिकारी युवा थे, जैसे कि हमारे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद, वो बहुत खुश हो गए थे। गांधी जी के बारे में वो वहीं से ही जान गए थे कि हाँ, गांधी जी हमें आजादी दिलाकर ही रहेंगे। तो इस मूवमेंट में बहुत सारे युवा भी जुड़ चुके थे, युवा क्रांतिकारी। तो ये एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नाम से पता चला है, नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग्य आंदोलन, हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाई गई, गांधी जी इसके संस्थापक थे। एक हुआ था भाई खिलाफत आंदोलन। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन तुर्की के अंदर, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तुर्की के अंदर जो मुसलमान थे उनका धर्म की संरक्षण करने के लिए वहां पर एक खलीफा था, उसने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी और दिल्ली के अंदर खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो एक तरीके से गांधी जी ने ही किया था। और खिलाफत आंदोलन क्या था? मुसलमानों और हिंदुओं को एक साथ लेकर आने का एक तरीके से आंदोलन था, यानी कि मुस्लिम और जो हिंदू थे वो एक जगह एकजुट होकर आंदोलन लड़ रहे थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। क्योंकि मुस्लिम लीग के बाद तो अंग्रेजी सरकार ने पूरा फैसला कर लिया था, मार्ली मिंटो एक्ट भी जारी किया था कि डिवाइड एंड रूल हम लगा देंगे, लेकिन खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन साबित हुआ था जहां पर मुसलमान और भारत का एक साथ आंदोलनकारी देखा गया था। 1920 में ये मूवमेंट शुरू हुई थी, तुर्की के एक खलीफा थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। उसके बाद भाई चोरा चोरी कांड हो जाता है, चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। क्यों हो जाता है, कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर एक पुलिस स्टेशन में जो असहयोग्य आंदोलनकारी होते हैं वो आग लगा देते हैं, जिसमें लगभग 22 कर्मचारी जलकर राख हो जाते हैं। ये बुरी हालत वहां पर हो गई थी। लखनऊ, ये देखिए, ये लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर यहां पर पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये चोरी चोरा कांड, क्योंकि गोरखपुर के अंदर ही एक जगह पड़ती है चोरा चोरी, जहां पर वो पुलिस स्टेशन था, उसी में ही आग लगा दी गई थी। 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे और जिसके बाद गांधी जी को
ये असहयोग्य आंदोलन वापस लेना पड़ गया था फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में असहयोग्य आंदोलन वापस गांधी जी ने ले लिया था, क्योंकि असहयोग्य आंदोलनकारियों ने ही ये काम कर दिया था। नेक्स्ट है, अब देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएंगे हमारी। अभी अभी मैंने आपको बताया था असहयोग्य आंदोलन के बाद कुछ युवा जो क्रांतिकारी थे वो भी लाइमलाइट में आने लग गए थे, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और भी काफी सारी क्रांतिकारी युवा थे। अब भगत सिंह और कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने, युवाओं ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर दी, ठीक है, गठन कर दिया 1924 के अंदर। किसने किया? इसके फाउंडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन किया 1924 के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा नाराज हो गए थे जब गांधी जी ने असहयोग्य आंदोलन वापस लिया। तो ये सभी जो युवा क्रांतिकारी थे गांधी जी नाराज हो गए थे कि गांधी जी इस तरीके से पीछे क्यों हट रहे हैं, उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले लिया है, शायद वो आजादी नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और सोचा कि यार अब हम खुद आजादी जलाएंगे, हम खुद आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अब हमें खुद हथियार उठाना पड़ेगा, ठीक है। जब युवा क्रांतिकारियों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हमें ही हथियार उठाने पड़ेंगे, अब हथियार उठाने के लिए इनके पास हथियार होने भी चाहिए थे, हथियार इनके पास थे नहीं। तब सभी युवा क्रांतिकारियों ने एक मीटिंग की, उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमें हथियार चाहिए उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा धन होना चाहिए, जिससे हमारे पास हथियार होंगे, हम हथियार खरीद पाएंगे। तो फाइनली यार इन्होंने मीटिंग में यह फैसला लिया, क्यों ना हम ब्रिटिश सरकार का धन लूट ले, उनका जो पैसा जाता है ट्रेन वगैरह के थ्रू ब्रिटिश सरकार का, वो हम लूट ले, उससे हम हथियार वगैरह का बंदोबस्त कर सकते हैं। फाइनली इन युवा क्रांतिकारियों ने यह डिसाइड किया, जिसमें कौन कौन थे? भगत सिंह नहीं थे इस चीज में, मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में, और साथ ही बटुकेश्वर के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। इस चीज में कौन कौन लीड कर रहे थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें मतलब धन लूटना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार का? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, लीड कर रहे थे इस मिशन को। अशफाक उल्ला खान भी एक तरीके से इसमें प्रमुख थे, राजेंद्र लहरी और साथ ही रोशन सिंह और भी काफी सारे युवा क्रांतिकारी थे। इनमें चंद्रशेखर आजाद जी भी थे, ठीक है। और जब इन्होंने ये डिसाइड किया और फाइनली इसको अंजाम भी दे दिया, उसको बोला गया काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925 में हुआ। इसको पहले काकोरी ट्रेन डकैती या फिर काकोरी कांड बोला जाता है। फाइनली हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा है, क्योंकि हमें सम्मान देना है हमारे युवा क्रांतिकारियों को। काकोरी कांड थोड़ा अपमानजनक लगता है इन वीर क्रांतिकारियों के लिए, इसलिए काकोरी ट्रेन एक्शन इसको नाम दिया गया। 9 अगस्त 1925 की रात को यह अंजाम दिया गया था। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक ट्रेन चलती थी रात को, जो कि लखनऊ जाती थी। लखनऊ से पहले एक जगह पड़ती थी काकोरी, जिसके अंदर इस ट्रेन को रोका गया। काकोरी गांव पड़ता था, जहां पर काकोरी में इस ट्रेन को रोका गया और साथ ही इस चोरी को अंजाम दिया गया। इसमें क्या हुआ, जो ये युवा क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्ला, राजेंद्र लहरी, जो मैंने आपको नाम बताए, और भी थे, लगभग 10 क्रांतिकारी इस चीज में इसमें शामिल थे। इन्होंने ट्रेन रोकी। प्रॉपर इनके पास एक बंदूक भी थी, एक पिस्टल भी थी, अंग्रेजी पिस्टल थी, जिसको दिखाकर ये डरा के धन लूटना चाहते थे। इन्होंने फाइनली लूट को अंजाम दे दिया और उस ट्रेन में लगभग भारत जो ब्रिटिश सरकार का खजाना था वो लगभग 4500 रुपए उस टाइम पर इन्होंने लूटे थे। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 8000 की लूट इन्होंने की थी, लेकिन कुछ सोर्सेज कहते हैं कि लगभग 4500 के आसपास धन की लूट ये कर पाए थे। इन्होंने लूट वहां पर कर ली थी। फाइनली इसको काकोरी की वो रात बोला गया, काकोरी ट्रेन एक्शन इसको बोला गया। इन्होंने फाइनली लूट कर ली। उसके बाद भाई ब्रिटिश सरकार को काफी बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हमसे पंगा मत लीजिए, ये एक अंजाम भी दिया गया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को गुस्सा आ गया और भारतीय के अंदर जितने भी युवा क्रांतिकारी थे सबकी धरपकड़ शुरू कर दी और लगभग बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, जिसमें से 40 लोगों को इन्होंने सजा सुनाई थी, 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 10 लोगों ने केवल इसको अंजाम दिया था। इसमें से जैसे बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, साथ ही राजेंद्र लहेरिया और अशफाक उल्ला खान को तो फांसी की सजा सुनाई गई थी। अलग अलग टाइम पर अलग अलग
जगह इनको फांसी दी गई। बाकी सचिंद्रा सान्याल और साथ ही सचिंद्रिया बख्शी, बाकी जो क्रांतिकारी थे उनको 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कुछ को काला पानी की जेल में भी भेज दिया गया, जो मैंने आपको बताया था। तो ये हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। इसी बीच हुआ था 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह और उसके साथ इनके साथ एक और इनके दोस्त बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 में ब्रिटिश असेंबली के अंदर बम गिरा दिया, ठीक है, और आंदोलन की चिंगारी भड़का दी एक तरीके से, ठीक है। जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, स्पेशली भगत सिंह जी को भी। मार्च 23, 1931 में फांसी की सजा भगत सिंह जी और उनके साथ राजगुरु साथ ही सुखदेव को फांसी दी गई। कब दी गई, मार्च 23, 1931 में। शहीद दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 3 बहुत ही भयंकर क्रांतिकारी जो भारत के रह चुके हैं, युवा क्रांतिकारी, इनको फांसी की सजा दी गई। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी शामिल थे, लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार की पकड़ में चंद्रशेखर आजाद जी नहीं आए थे। वो किस्सा अलग है। 27 फरवरी 1931 को जो इलाहाबाद एल्फ्रेड पार्क में हुआ था, यानी कि जहां पर वो शहीद हुए थे, गन शॉट से उन्होंने सुसाइड किया था एक तरीके से, क्योंकि वो उनकी गोली नहीं खाना चाहते थे ब्रिटिश सरकार की, तो वो अलग है। यानी कि इस केस में वो नहीं पकड़े गए थे, वो फरार रहे थे, पकड़ में नहीं आए थे चंद्रशेखर। और सबसे ज्यादा जो डरते थे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पुलिस, वो चंद्रशेखर आजाद से ही डरते थे कि भाई इस बंदे को जरूर पकड़ना पड़ेगा, ये बहुत मतलब कुछ भी कर सकता है, तो सबसे ज्यादा डरते थे एक तरीके से। तो भाई ये हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया ये। इसके बाद आता है साइमन कमीशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर भारतीयों द्वारा अलग संविधान की मांग की जा रही थी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर एक 7 लोगों का समूह बनाकर भेजा, जिसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। और इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, जिनके नाम पर साइमन कमीशन इसको नाम दिया गया था। सर जॉन साइमन सहित इस समूह में टोटल 7 सदस्य थे। और इस समूह की खास बात यह थी कि इसमें सभी के सभी 7 सदस्य गोरे थे, यानी कि ब्रिटिशर थे। इस कमीशन में किसी भी भारतीय नेता या फिर भारतीय आदमी को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन को जो गठन हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे के अंदर साइमन कमीशन पहुंचा, जहां पर इसको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब इसका गठन हुआ था तभी भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने ठान लिया था कि भाई इस कमीशन का हम बहिष्कार करेंगे, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सभी गोरे हैं, इसमें भारतीयों की तो सुनी जा ही नहीं रही है, कोई भी भारतीय नेता इसमें शामिल नहीं किया गया। तो जमकर इसका विरोध किया गया, सड़कों पर काले झंडे दिखाए गए, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और इसको व्हाइट मैन कमीशन का नाम भी दिया गया क्योंकि इसमें सभी गोरे सदस्य थे। तो भाई साइमन कमीशन जब भारत आए, इन्होंने कुछ फैसले भी सुनाए, कुछ यानी कि इन्होंने प्रमाण भी दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दोहरा शासन है वो तो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो एक ही शासन भारत के अंदर रहने दे, जो कि ब्रिटिश शासन है, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के जो युवा क्रांतिकारी थे उन्होंने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। इसका जमकर विरोध करते हुए इनको वापस भगाने की पूरी कोशिश की। और जब इसका विरोध चल रहा था तो लगभग लाहौर के अंदर, शायद पंजाब के अंदर, जो लाला लाजपत राय थे वो भी विरोध कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे क्रांतिकारियों का। और वहां पर मतलब उनके अपोजिट में जो ब्रिटिश सरकार की पुलिस थी वो उनको भगा रही थी, और लाठी की मार की वजह से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और 1 महीना बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण यही है, साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम पर उनको भारी लाठियों का सामना करना पड़ा था, लाठीचार्ज का, जिसकी वजह से वो घायल हो गए थे, ठीक है। तो साइमन कमीशन कोई खास सफल नहीं रहा था। उसके बाद लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में, जिसका नेतृत्व, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर दिया। और इसमें पहली बार स्वराज का जबरदस्त तरीके से नारा लगता है कि भाई स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वराज हम लेकर रहेंगे। 26 जनवरी 1930 को पहली बार, ठीक है, ये हुआ था 31 दिसंबर
29 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के किनारे पर यह अधिवेशन हुआ था। यहां पर फैसला किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और मनाया भी गया। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया भी गया और स्वराज का जबरदस्त तरीके से नारा ये लोग यहां से लेकर चले थे। उसके बाद बारी आती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको हिंदी में बोलेंगे, जिसके संस्थापक और जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने गुजरात अहमदाबाद साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा की थी, जिसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के अंदर एक दांडी पड़ता है, जहां तक इन्होंने ये यात्रा की थी। कहां से? साबरमती आश्रम से, जहां पर इन्होंने लगभग गए ये 6 अप्रैल को, 12 मार्च से इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, ये दांडी यात्रा 78 अनुयायियों के साथ, और ये लगभग 6 अप्रैल को पहुंच गए थे, जहां पर इन्होंने नमक बनाया था अपनी अनुयायियों के साथ और पहली बार नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मतलब था, मकसद था, वो यही था जो विदेशी वस्तुएं हैं, जो ब्रिटिश की सरकार की चलाई हुई चीजें हैं, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, एक तरीके से उनका अपमान भी करना, ठीक है। यहां से उनके बनाए हुए कपड़े वगैरह को त्यागने की शुरुआत जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो जब इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर, तो ब्रिटिश सरकार इनसे काफी ज्यादा गुस्सा हुई, जिनके बाद महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया और काफी लंबे टाइम के लिए उनको जेल भी हो गई थी, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन उसके बाद भी उनके खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी के बाद। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ये गांधी जी यहां पर जेल की सजा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, उसी टाइम पर, ठीक है। इसके बीच में ही 1930 में सविनय आंदोलन हुआ था, राउंड टेबल हुआ था, यानी कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन की घोषणा क्यों की गई थी? इसकी घोषणा इसलिए की गई थी कि जो भारत के अंदर अनबैलेंस संविधान था, ठीक है, मतलब संविधान की मांग चल रही थी, कोई भी संविधान नहीं था, उसके बारे में चर्चा करने के लिए लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई, गोलमेज सम्मेलन किए गए, जो कि लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 12 नवंबर 1930 में हुआ, जिसका कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो 7 सितंबर 1931 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 17 नवंबर 1931 में हुआ, उसमें कांग्रेस ने फिर से बहिष्कार किया और कांग्रेस की तरफ से किसने इसमें भाग नहीं लिया, केवल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने 7 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इकलौते भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि लंदन के अंदर हुई थी। पहले गोलमेज सम्मेलन यानी कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन वैसे असफल रहे थे, क्योंकि जो इनका फैसला होता था वो भारतीय मानने को तैयार नहीं थे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले इकलौते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब बात आती है गांधी इरविन पैक्ट। अब ये गांधी इरविन पैक्ट था क्या? ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को, और जो गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था वो 8 मार्च 1931 को हुआ था। यानी कि गांधी जियों और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत यहां पर स्वीकृति ली थी गांधी जी ने कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी राजनीतिक अनुयायी गांधी जी के साथ थे और जिनको कैदी बना लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके रिहाई के बदले गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ये स्वीकृति गांधी जी ने ली थी, यानी कि ये समझौता गांधी जी ने लिया था उन कैदियों को रिहाई करने के लिए। और 8 मार्च 1931 में हुआ था, और फिर 7 सितंबर 1931 में तभी तो गांधी जी ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। समझिए क्या था गांधी इरविन पैक्ट। इसके बाद आता है पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हुआ था 26 सितंबर 1932 को। किन किन के बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता हुआ था। ये क्यों हुआ था, क्यों जरूरत पड़ गई थी पूना पैक्ट करने की? देखिए फ्रेंड्स, 16 अगस्त 1932 में
उस टाइम पर ब्रिटिश के एक प्रधानमंत्री थे रेमजे डोनाल्ड, जिन्होंने घोषणा की, जिन्होंने जानकारी दी कि जो दलित वर्ग है उनको हिंदुओं से अलग मानकर उनको एक अलग प्रतिनिधि दिया जाएगा और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल गठित किया जाएगा, अलग निर्वाचन मंडल दिया जाएगा उनको। ये बात पहुंच गई महात्मा गांधी जी को और उस टाइम पर महात्मा गांधी जी थे जेल में। जैसे ही 16 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई, महात्मा गांधी जी ने 20 अगस्त 1932 को, ठीक है, 20 अगस्त 1932 को जेल में ही आमरण अनशन कर दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसे तो यार अब तक तो हिंदू मुस्लिम हो रहा था, अब हिंदू मुस्लिम दलित भी हो जाएंगे, तो ऐसे तो देश के कितने ही सारे टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, एक पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ, जिसमें पूना में महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें क्या माना गया, और ये ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया था, जिसमें जो 78 सीट हुआ करती थी दलितों की, उसमें 78 की जगह 148, 78 सीट थी, 148 निर्वाचन मंडल में दलितों की सीट हो गई। और इस चीज को भीमराव अंबेडकर जी ने भी मान लिया और इस चीज को महात्मा गांधी जी ने मान लिया और ब्रिटिश सरकार ने ही मान लिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जब वो घोषणा कर दी थी तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे ये भी एक तरीके से जिद पकड़ के बैठ गए थे कि हाँ दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए। उसके बाद पूना पैक्ट में महात्मा गांधी जी ने इनको समझाया और बताया कि ऐसे तो देश के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी भी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत अलग अलग दो हिस्सों में बढ़ जाए, जैसे कि आ जाए भारत पाकिस्तान। तो फाइनली भीमराव अंबेडकर जी महात्मा गांधी की बात समझ गए और फाइनली ये समझौता हुआ था पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को। उसके बाद आती है पाकिस्तान की मांग। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई, किसके थ्रू की गई, वो की गई जिन्ना, आप जानते होंगे इनके बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 में फाइनली, वैसे तो मुस्लिम लीग के थ्रू पहले से ही पाकिस्तान की मांग होती आई है, लेकिन 1940 में फाइनली इन्होंने अपना लक्ष्य, अपना टारगेट बना लिया कि हमें तो अलग मुल्क चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, अलग चाहिए, हम जो मुसलमान हैं उनके लिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए और ये अब हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल अलग होने की इन्होंने ठान ली थी। 1940 में एक तरीके से पाकिस्तान की पूरी तरीके से मांग शुरू हो गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन प्लान 1942। भारत के अंदर क्रिप्स मिशन भेजा गया ब्रिटिश सरकार के थ्रू। यह क्यों भेजा गया आपको पता है, 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं, जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी और ब्रिटिश सरकार को जरूरत थी उस टाइम पर भारतीयों की सहायता के लिए। तो भारतीय की सहायता लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन प्लान भारत के अंदर भेज दिया, जिसके जो अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत के अंदर भेजे। और यहां पर बताया गया कि हाँ, भारतवासियों को एक अलग संविधान चाहिए, बिल्कुल हम एक अलग संविधान बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही जो ऐसी व्यक्ति हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि संविधान नहीं चाहते या फिर ऐसे इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं, उनको भी प्रॉपर उनकी भी सुनवाई होगी। तो ये एक क्रिप्स मिशन भेजा गया। ज्यादातर कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका बहिष्कार भी नहीं किया था। तो ये था एक क्रिप्स मिशन। एक तरीके से जो संविधान की मांग पूरी होने लग गई थी वो यहीं से ही हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि यार वर्ल्ड वॉर सेकंड की ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर हमें भारतीयों की जरूरत है और भारतीय ऑलरेडी हमसे आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अलग संविधान चाहिए, तो क्यों ना उनकी मांग मान ली जाए, उनको अलग संविधान बना के दे दिया जाए। तो इसलिए क्रिप्स मिशन भारत के अंदर भेजा गया 1942 में और उनकी मांग के ऊपर बातचीत प्रॉपर हुई। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत के अंदर भेजा गया, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन बोला जाता है। उसके बाद कोई खास गतिविधियां नहीं हुई, क्रिप्स मिशन भी ऐसे ही रहा। भारतीयों को थोड़ी सी एक तरीके से लालच दिया गया कि हाँ संविधान बनेगा, लेकिन कोई खास गतिविधि नहीं हो रही थी। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 में की थी। और यहां पर फाइनली महात्मा गांधी जी ने चेतावनी दे दी थी अंग्रेजों को कि भाई भारत छोड़ो, अब हमें अपना देश आजाद चाहिए, भाड़ में गया संविधान, भाड़ में गए तुम, अब तो बस हमें भारत चाहिए। इसके लिए हम जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे। पूरे आंदोलनकारी जितने भी युवा थे, बच्चे थे, सब महात्मा गांधी जी के साथ हो गए थे और यहां पर प्रॉपर जो ब्रिटिश सरकार की वस्तुएं थे उनका भी जबरदस्त तरीके से बहिष्कार किया। स्कूल के छात्र, युवा, औरतें सब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। और यहीं पर ही महात्मा गांधी जी ने पहली बार करो या मरो का नारा दिया। एग्जाम
में क्वेश्चन बनता है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया और महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का आंदोलन दिया गया। एक तरीके से महात्मा गांधी जी द्वारा आखिरी आजादी के लिए जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन ही था। ये इनके द्वारा लड़ा गया आखिरी आंदोलन था, नेतृत्व मतलब आखिरी आंदोलन को ये लीड कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद कोई खास इन्होंने आंदोलन लीड नहीं किए। 1947 में भारत को आजादी मिल चुकी थी, भारत दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, भारत और पाकिस्तान के अंदर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के अंतिम दिनों के बारे में। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई 3 गोली मारकर, किसके थ्रू? नथुराम गोडसे के थ्रू। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या क्यों करी? क्योंकि नथुराम गोडसे ऑलरेडी महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा अनुयायी था, बहुत बड़ा फैन था। बहुत सारे आंदोलन में जी जान लगाकर, जैसे कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया, बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया। अब नथुराम गोडसे जो था एक पूरा कट्टर हिंदू था, यानी कि हिंदूवादी था एक तरीके से। तो नथुराम गोडसे को ऐसा फील होने लगा, ऐसा लगा कि जो भारत अलग हुआ है, दो पार्ट में हुआ, डिवाइड हुआ है भारत और पाकिस्तान में, इसमें काफी ज्यादा गांधी जी के भी हाथ है। गांधी जी ने प्रॉपर इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, आंदोलन अच्छे से नहीं करे, क्योंकि गांधी जी भी अपनी जो इमेज है दोनों तरफ अच्छी बनाना चाहते थे, मुस्लिम लोगों में भी और भारतीय हिंदुओं में भी। इसलिए गांधी जी की वजह से ही ये पार्टीशन हो रहा है। नथुराम गोडसे को ऐसा लगता था, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है, इसी वजह से, क्योंकि ये तो भाई एकदम कट्टर हिंदू था और इसको लग रहा था कि गांधी जी मुस्लिमों के प्रति दया भाव ज्यादा दिखा रहे हैं, इसलिए गांधी जी की इसने हत्या कर दी 3 गोली मारकर। तो याद रखिएगा। और नवंबर शायद 27 या फिर 17, ठीक है, नवंबर 1949 में नथुराम गोडसे को महात्मा गांधी जी की हत्या करने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई, यानी कि फांसी दी गई फाइनली, ठीक है, फांसी दे दी गई थी नवंबर 1949 में नथुराम गोडसे को। क्लियर है। उसके बाद एक हिस्ट्री में पोर्शन भी आता है, आजाद हिंद फौज का जिक्र है, जो कि 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी। आजाद हिंद फौज बनाने का कंप्लीट क्रेडिट दिया जाता है कैप्टन मोहन सिंह। उसके बाद इसको जो लीड किया वो सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। सिंगापुर के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 में इसको अपने हाथ में ले लिया था, जिसमें जापान के काफी सारे सैनिक थे, सिंगापुर के, इटली के भी काफी सारे सैनिक थे। और यहीं पर ही सिंगापुर के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। इनके साथ जो ये फौजी हो गए थे, मतलब आजाद हिंद फौज के जो फौजी थे, जो कि अलग अलग विदेशी थे, यानी कि सभी के सभी, उनके साथ मिलकर भारत दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। आलम कुछ ऐसा था, बीच में काफी सारे सैनिक बीमार पड़ गए, जिसके उनकी मृत्यु हो गई, कुछ को कोई बीमारी हो गई, कुछ के ऊपर बम गिरा दिया गया। क्योंकि 1943 की बात है, 1945 में हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर बम गिराया यूएसए के तरफ से, जिसकी वजह से जापान तो अपना पीछे हट गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बढ़ते हैं भारत की आजादी की तरफ। भारत में कैबिनेट मिशन 15 मार्च 1946 को आया था। उस टाइम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड एटली। फाइनली लॉर्ड एटली ने घोषणा कर दी थी कि भारत को एक अलग संविधान बना के दिया जाएगा, क्योंकि फाइनली ब्रिटिशर को पता चल चुका था कि ये जो आंदोलन है भारत के अंदर ऐसे थमने वाला नहीं है, क्रांतिकारी ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे और हमें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। इसलिए इनको ही थोड़ा झुकना पड़ गया। और ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन, वॉर की सिचुएशन बार बार बन रही थी, जिसमें ब्रिटिशर्स को भारतीयों की सहायता की जरूरत पड़ रही थी। इसीलिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भी भेजा था 1942 में, जिसमें संविधान बनाने के बारे में चर्चा भी की गई थी। तो फाइनली 1940 15 मार्च 1940 को भारत के अंदर ब्रिटिश के कैबिनेट के 3 सदस्य आते हैं, जिसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी होते हैं, जो कि क्रिप्स मिशन के दौरान आए थे 1942 में, जिन्होंने संविधान देने के बारे में बात कही थी, चर्चा की थी। ठीक है, तो ये 3 सदस्य आते हैं और फाइनली कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1940 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें एक संविधान सभा का गठन करने का भी प्रस्ताव था। और फाइनली 6 जून 1940 को मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया और आखिर में 25 जून 1940 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार कर लिया। और यह डिसाइड हुआ कि जुलाई 1940 में एक संविधान सभा गठन करने के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो फाइनली प्रॉपर चुनाव वगैरह कराए गए और डिसाइड हुआ 2 सितंबर 1940 में एक जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक प्रॉपर
टेम्परेरी कह लीजिए या फिर इंटर्न या फिर अंतरिम एक सरकार का गठन किया गया। साथ ही 14 मंत्रियों की एक संविधान सभा का भी गठन हुआ, 14 मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 14 सदस्य थे उस मंत्रिमंडल में। लेकिन उस मंत्रिमंडलों में जो पाकिस्तान की मांग उठ रही थी मुस्लिम लीग के तरफ से, उसका जिक्र नहीं किया गया, उसकी घोषणा नहीं की गई कि पाकिस्तान अलग मुल्क बनाया जाएगा मुस्लिमों के लिए। तो जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने इसको पहले तो स्वीकार नहीं किया, ना ही इसमें शामिल हुए थे, उसके बाद फिर शामिल हो गए और फाइनली ये डिसाइड हुआ, यानी कि मुस्लिम लीग की तो हमेशा से मांग रही थी कि अलग हमें पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि ये तो डिसाइड हो गया था कि किस तरीके से संविधान का प्रारूप वगैरह रहेगा, एक संविधान सभा प्रॉपर रहेगी। तो मुस्लिम लीग की प्रॉपर ये आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, और दोस्तों इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली 24 मार्च 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना के भेजता है, जो कि एक योजना प्रस्तुत करता है भारत के अंदर, जिसको माउंटबेटन प्लान या फिर माउंटबेटन योजना भी कहा गया है। जिसमें क्या कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार भारत की सत्ता को ऐसी भारत सरकार के हाथ में सौंपेगी जिसको भारत के लोगों के थ्रू ही चुना गया है, उनके अनुकूल, उनके अधिकारों के अकॉर्डिंग चुना गया है। तो फाइनली ये डिसीजन तय हो जाता है, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ये डेट फिक्स हो जाती है कि 15 अगस्त 1947 को ये सौंप दिया जाएगा, यानी कि सत्ता सौंप दी जाएगी भारत सरकार के हाथ में। और फाइनली उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिल जाती है, पाकिस्तान को संविधान मिल जाता है, और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को फाइनली आजादी मिल जाती है, माने कि भारत का संविधान भारत सरकार के हाथ में होता है आफ्टर दिस माउंटबेटन प्लान। क्लियर है चीज, यानी कि यहां से दो मुल्क अलग अलग बन जाते हैं। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो 14 अगस्त को आजाद हो गया था एक दिन पहले, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2-3 इंपोर्टेंट टर्म है। लास्ट वायसराय जो था ब्रिटिश का भारत के अंदर, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। क्लियर है। और उस टाइम पर पीएम कौन थे ब्रिटेन के, मैं आपको बता चुका हूं, लॉर्ड एटली, क्लेमेंट एटली इनका पूरा नाम था। और उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो जेबी कृपलानी थे। क्लियर है। 1947 की बात कर रहे हैं जब फाइनली आजादी मिली थी। तो ये दो पार्ट हो गए थे। यहां पर बन गया था पाकिस्तान, जो कि एक वेस्ट पाकिस्तान बन के उभरा था, और एक ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जहां पर फिलहाल बांग्लादेश है, जो कि 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया था। ये अपने आप में एक अलग स्टोरी है। क्लियर है चीज। ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि उस टाइम पर जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग आ गए थे, हिंदू थे, वो भारत की तरफ भाग रहे थे, भारत में जाना चाहते थे। और जो भारत के अंदर मुस्लिम थे, जो कि पाकिस्तान को जिन्होंने सिलेक्ट किया था, जो कि मुस्लिम लीग के साथ थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे, वो ट्रेन के थ्रू पाकिस्तान में जा रहे थे। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो गई थी। तो फिलहाल ये हमारा प्यारा भारत है, जिसके अंदर बहुत सारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहां पर हमारा खत्म होता है पूरा हिस्ट्री का पोर्शन। अब इससे आगे भी बात होती है। वैसे 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जब लागू हो गया था भारत का संविधान, उसके बाद गणतंत्र दिवस मनाना शुरू हुआ। उसके बाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। क्लियर है। ये सभी चीजें, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, जिन्होंने लगभग 16-17 साल तक का मतलब पद संभाला। तो बहुत सारी चीजें आगे भी। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भैया आपने ये मिस कर दिया, आपने वो मिस कर दिया, आपने ये मिस कर दिया। देख लिए, चीजें बहुत सारी ऑब्वियसली मिस हुई है। मैंने केवल इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करा है, एक तरीके से रिवीजन के तौर पर आपको ले सकते हो। अगर आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक चीज आपको कवर करते हुए चलना है, तो आपको एक अच्छी सी बुक प्रॉपर हिस्ट्री की परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है। कोई ल्यूसेंट वगैरह भी बुक ऑब्वियसली नहीं चलेगी। अगर आपको माइनर से माइनर डिटेल पढ़नी है, आपको कोई हिस्ट्री की ही अलग बुक लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रॉपर पढ़ते हुए चलना है। जहां से आप लेक्चर देख रहे हो, उससे लेक्चर देखने से क्या होगा, आपने मेरा लेक्चर देख लिया, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। और जब लेक्चर देखने के बाद आप खुद सेल्फ स्टडी बुक से पढ़ोगे, तो कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ सोनू भैया ने ऐसा भी बताया था कुछ। ठीक है। तो भाई सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक उठाइए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, और हो
सके तो टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम यहाँ पर हिस्ट्री को खत्म कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। चैनल के ऊपर जीत की उड़ान नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीत की उड़ान जीएस लेक्चर, वो खोलिए, उसके अंदर आपको 15 से ज्यादा हिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी भी हमारी हाफ पोर्शन कवर हो चुका है। सभी लेक्चर देख डालिए, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली ये हिस्ट्री आप पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए अगर आपने वीडियो यहां तक देखा, मुझे भी तो पता चले कि यार मैं अब रात के 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक हम मेहनत कर रहे हैं, हाँ कि कुछ सक्सेसफुल हो रही है, मेहनत सफल हो रही है। तो देखते हैं कितने लोग यहां तक डायरेक्ट कमेंट करिए अगर आपने पूरा वीडियो देखा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा लेक्चर कोई ही देखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स लाइक ठोकिएगा यार, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, क्योंकि बहुत और इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अहलावत SONUAHLAWATT के नाम से आपको मिल जाएगा, क्योंकि काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट और मोटिवेशन कोट्स वगैरह मैं वहां पर डालता रहता हूं। और बाकी टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर लीजिएगा वे टू सक्सेस, बाकी के सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ अनाउंसमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिल जाती है। तो चलिए भाई वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि थकान बहुत बुरी तरीके से हो चुकी है। तब तक के लिए जय हिंद।